श्री सलकन मुर्मू। उपाध्यक्ष महोदय, देश के विभिन्न क्षेत्रों में दलितों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय पर हो रही बहस पर आपकी अनुमति से मैं कुछ मुद्दे संक्षिप्त रूप में रखना चाहता हूं, और उसके पहले मैं इस बहस को लाने के लिए माननीय रामविलास पासवान जी का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं, और उन्होंने जिस बाखूबी अच्छे तरीके से इस विषय का प्रवेश किया है वो भी तारीफ़े काबिल है। मैं दो भाग में अपनी बात को कम समय में रखना चाहूँगा। एक भाग मैं झारखंड राज्य के ऊपर एससी और एसटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, ये अत्याचार झज्जर की तरह नहीं है कि कुछ लोग मारे गए, लेकिन ये अत्याचार हो सकता है लंबी समय पर, लॉन्ग रन में भारी नुकसान वहाँ के लोगों को पहुँचा सकती है। और इसका पहला उदाहरण मैं आरक्षण के नीति के ऊपर रखना चाहता हूँ। चूँकि झारखंड प्रदेश नवगठित प्रदेश है और वहाँ नई तरीके से आरक्षण की बात उठी, और अभी भी न्याय संगत तरीके से इस विषय का कोई हल नहीं निकला है। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ एससी, एसटी, बीसी और ओबीसी की आबादी लगभग 90% है, और पूरे देश में साधारणता जो औसत है कि एसटी 7.5%, एससी 14% और बीसी या ओबीसी मिला के 27%, तो ये सारे का योग होता है 49.5%। और उसी आधार से 50% से ज़्यादा आरक्षण ना देने की एक बात समझ में आती है, लेकिन झारखंड में आदिवासी 7.5 की जगह लगभग 30% हैं, तो अपने आप इसको 50 से आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आज की परिस्थिति में हम लोग संसद में विचार कर रहे हैं कि राजस्थान में अगड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए आर्थिक आधार पर, लेकिन झारखंड की परिस्थिति, यदि वहाँ 90% लोगों को आप 50% देंगे तो उनको न्याय नहीं मिलेगी, क्योंकि आरक्षण का उद्देश्य ही है कि जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पीछे रहे हैं उनको आगे बढ़ाना। और जिस राज्य में इनकी आबादी इतनी ज़्यादा है उनको आप कम कैसे करेंगे, जबकि इसी देश में तमिलनाडु जैसे राज्य में अभी भी 69% आरक्षण जारी है। और इन कारणों से झारखंड में वहाँ जो सरकार आज चल रही है उसने 73% आरक्षण घोषित कर दिया, और उस घोषित आरक्षण को अब कर दिया 50। अब इससे वहाँ भारी असंतोष है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि शासक दल के साथ तो ये हो रहा है, उसकी कोई पॉलिटिकल विल नहीं है कि वहाँ के लोगों को आरक्षण के तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी को न्याय दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये भी है कि जो प्रमुख विपक्षी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये भी नहीं चाहते हैं। तो 73 से 50 हो गया, अब तक किसी पार्टी ने इस पर ना कोई हैतोबा मचाई, ना कोई आंदोलन किया, ना असेंबली में इसके लिए लड़ाई झगड़ा या कोई बात हुई। तो मुझे लगता है ये उस राज्य के लिए दूरगामी रूप से एक बहुत बड़ा अत्याचार एससी, एसटी, ओबीसी के साथ होने वाला है। अब वहाँ जो असंतोष अब खड़ी हो गई है, तो वहाँ की सरकार अब लाठी और बंदूक से जो जनतांत्रिक आंदोलन है, जो लोगों की आशा और अभिलाषा है, उसको दबाने का काम कर रही है। अब नक्सलाइट के नाम पर आदिवासियों को मार रही है। तो ये जो कार्रवाई है इसको रोकना पड़ेगा, और मुझे लगता है इस मामले पर केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा, और इस संसद को भी, क्योंकि संसद ने केंद्र सरकार की अनुशंसा पर इस नए राज्य का गठन किया है, और उस राज्य के लोगों की आशा और अभिलाषा जो आज पूरी नहीं होगी, तो वहाँ धीरे धीरे जो राज्य में इतना पोटेंशियल है सब प्रकार का, चाहे खनिज का हो, वन का हो, जल का हो या जन संपदा का हो, वहाँ बहुत बड़ा गोलमाल हो सकता है।
इस तरफ पार्लियामेंट को, केंद्र सरकार को और सभी प्रमुख दल और नेताओं को विचार करना पड़ेगा। दूसरा मुद्दा यहाँ है कि झारखंड में विगत आज़ादी के बाद 50 वर्षों में झारखंड के हम लोग बिहार को दोष देते रहे कि बिहार ने हमेशा इस क्षेत्र का शोषण किया, लेकिन दुर्भाग्य से झारखंड में थोड़ा दो बड़ी कानून अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। एक का नाम है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और दूसरे का नाम है संताल परगना टेनेंसी एक्ट। मिस्टर मुर्मू, सर, मुझे थोड़ा कहने दिया जाए। lengthy. If I I am not making lengthy. I am speaking only fact. Only I am only telling you. Sir, these are the if you, issues which if needed you to be want more rectified. time, like Mr. Manji, is if you want I agree. I know entire thing can we go are on having record. time constraint. Yes. But I think these are the issues which needed to be. I mean, this house should know it, sir. Please, yes, you can go on. Okay. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और 5 मैं तो उससे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेने वाला हूं और जो मैं बोल रहा हूं वो फैक्ट ही बोलूंगा। कोई बनी बनाई बात या इस पार्टी का उस पार्टी के तरफ आरोप, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये रख रहा था कि झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध सिद्धू मुर्मू के नेतृत्व में बहुत बड़ा संताल विद्रोह 1855-56 में हुआ और उस विद्रोह के कारण अंग्रेजों को पता लगा कि ये आदिवासी हमसे क्यों लड़ते हैं और उन्होंने महसूस किया कि ये आदिवासी अपनी जमीन और जंगल को प्यार करते हैं, वो अपनी स्वशासन पद्धति को प्यार करते हैं और वहाँ किसी बाहरी दखल को वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। और उसी प्रकार बिरसा मुंडा, उसके नेतृत्व में भी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ 1895 से 1900 के बीच में और इन दो बड़े आदिवासी विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध होने से दो बड़ी कानून अंग्रेजों ने बनाई कि वहाँ के आदिवासियों पे उनकी जमीन से बेदखल कोई ना कर सके। लेकिन आज की सरकार ने एक कमेटी बना दी कि इन दोनों कानून को खत्म किया जाए। अब ये कानून खत्म हो जाएंगे तो वहाँ आदिवासी और मिलेगा नहीं, उसकी तमाम जमीन को लोग हड़प लेंगे, खरीद लेंगे। आज दोनों कानून है, इसके बावजूद लाखों हेक्टेयर जमीन उनकी छीन ली गई है। सरकारी पदाधिकारी बेईमानी करके वो जमीन को हस्तांतरित कर चुके हैं और उन जमीनों को अभी वापस लेना चाहिए, आदिवासियों को वापस देनी चाहिए, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर कुछ नहीं कर रही है। बल्कि सरकार ने अपना एक नया षड्यंत्र शुरू किया है कि हम इन दोनों कानून को ही खत्म कर दें। यदि ऐसी स्थिति आएगी तो समझ लीजिए झारखंड से आदिवासी और मिलेगा नहीं। दूसरा एक बहुत बड़ा विपदा वहाँ ये आई है कि जंगलों से भी आदिवासियों को भगाओ। अब उस पर केंद्र सरकार ने भी अपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक लोगों को नोटिस दे दिया है और अभी झारखंड में सारंडा का जो जंगल है वो एशिया प्रसिद्ध है और उस सारंडा के क्षेत्र में, कोल्हान के क्षेत्र में, पोड़ाहाट के क्षेत्र में जो आदिवासी लंबे समय से रहते थे, आज उनको हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ा दलित और आदिवासियों पर अत्याचार क्या हो सकता है कि उनको जमीन पर बने रहने की जगह जमीन से हटाने की बात हो रही है और विगत 50 साल में विकास के नाम से केवल उनका विस्थापन हुआ है, पलायन हुआ है। तो ये आरक्षण का जो मुद्दा है, जमीन से उनको हटाने का जो मुद्दा है, मेरी समझ से एक दिन में 5 लोग नहीं मारे जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये लोग खत्म हो जाएंगे। और इससे एक निष्कर्ष वहाँ ये भी दिखता है आंकड़ों पर कि हर 10 साल में आदिवासियों की आबादी झारखंड में घट रही है, जबकि पूरे देश में आबादी बढ़ रही है। हम आज़ादी के समय 30 करोड़ थे, आज 102 करोड़ हो गए, लेकिन आदिवासियों के बच्चे पैदा नहीं हो रहे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनको पलायन और विस्थापन के लिए मजबूर किया जा रहा है और बाहरी आबादी बाढ़ की तरह वहाँ आ रही है, तो आनुपातिक रूप से उनकी आबादी का परसेंटेज घट रहा है। तो इन चीज़ों पर वहाँ ध्यान केंद्र सरकार को, बड़ी पार्टियों को और इस संसद को करनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि 2002 के प्रारंभ में झारखंड हाई कोर्ट ने लगभग 5000
क्लर्क और चपरासियों की नियुक्ति की और सभी जिला न्यायालयों में उनको भेज दिया और इन नियुक्तियों में एससी, एसटी, बीसी, ओबीसी के लिए कोई आरक्षण का नियम लागू नहीं हुआ, बिना नियम के नियुक्ति हो गई। और इसका विरोध जब हम लोगों ने किया, हमने किया, खासकर सिंहभूम जमशेदपुर के जिला न्यायाधीश से हमने मिलना चाहा कि ये नियुक्तियां आरक्षण के नियमों का पालन किए बगैर क्यों हुआ, कैसे हुआ, और हमें अरेस्ट कर लिया गया, हमारे तमाम साथियों को भी अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद हम लोगों ने आमरण अनशन किया कि इसकी सफाई किसी ना किसी को देना होगा। हमने राष्ट्रपति को लिखा, राज्यपाल को लिखा, एससी एसटी नेशनल कमीशन को लिखा, आज तक उसका कोई जवाब है न जांच है। तो ये दूसरी जो घटना है, इससे बड़ा अन्याय क्या होगा कि क्लर्क और चपरासी के लिए वहाँ लोग उपलब्ध हैं, लेकिन जो एससी, एसटी, बीसी, ओबीसी के लिए ये नियुक्तियों में आरक्षण का नियम है, उसका बगैर पालन किए ये काम हुआ है। इससे भी स्पष्ट होता है कि झारखंड हाईकोर्ट जो न्यायालय है वो भी कितना बड़ा अन्याय कर सकता है। तो ये दो घटनाएं मैं झारखंड के संदर्भ में आपके पास रखा। अब मैं 4-5 राज्यों के संदर्भ में जो आदिवासी हैं, जैसे झारखंड राज्य है, बंगाल है, उड़ीसा है, आसाम है और बिहार का कुछ क्षेत्र, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार आदि, इन क्षेत्रों में भी एक बड़ी आबादी आदिवासियों की रहती है, बाकी दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ। इस संदर्भ में मैं 19 तारीख को भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया हूँ। 3 विषय उसमें मैंने रखे हैं जिसको मैं बहुत संक्षिप्त में रखना चाहता हूँ, और ये भारी अन्याय का मामला है। भारत के संविधान में भाषाओं की मान्यता, भाषाओं को 8वीं अनुसूची में लाने का प्रावधान है। पूरे भारत में आज तक एक भी आदिवासी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, जबकि 18 शामिल भाषाओं में 6 ऐसी भाषाएं हैं जो पूरे भारत में संथाल जाति के लोग सर्वाधिक हैं और उस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, मगर उस भाषा से बहुत कम लोग बोलने वाले नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, संस्कृत और कश्मीरी, इन भाषाओं को मान्यता मिल गई। और तब कोई क्राइटेरिया नहीं था, कोई मानदंड नहीं थे। जब मैं 12वीं लोकसभा में सदस्य बना, मैंने संताली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मामला कई बार उठाया, 13वीं लोकसभा में भी उठाया। हर बार गृह मंत्रालय की तरफ से यही उत्तर संसद में भी दिया जाता रहा, लिखित रूप में भी दिया जाता रहा कि एक हाई पावर्ड बॉडी का गठन किया जाएगा, एक क्राइटेरिया इवॉल्व की जाएगी और उसके बाद ऐसी तमाम मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी अचानक बोडो भाषा को संविधान में शामिल करने के लिए एक बिल हाजिर हो गया और बोडो भाषा भाषियों की आबादी मुश्किल से 10-12 लाख है। संताली भाषा बोलने वालों की आबादी लगभग 100 लाख से ज़्यादा है और संताली भाषा बोलने वाले की संख्या आसाम में, बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, यहाँ तक कि त्रिपुरा में। तो मेरा कहना है, Mr. Murmu, now please conclude now. सर, हार्डली अनदर 4 or 5 minutes. No, तो please. मैं ये कहना चाहता हूँ, conclude now. You have taken more than. मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि हमारी भाषा को You have मान्यता already नहीं taken मिलेगी। 15 minutes, Mr. Murmu. I am sorry for that, sir, but I would like to conclude within next 5 minutes. हमारी भाषा की मान्यता नहीं होने से क्या हो रहा है, शिक्षा और साक्षरता में हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे लिए बांग्ला भाषा, उड़िया भाषा, हिंदी भाषा विदेशी भाषा की तरह है, इसलिए हमारे बच्चों का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है। उनको बातें समझ में नहीं आती है स्कूल में, घर में एक भाषा से बात करते हैं, स्कूल में दूसरी भाषा, और हमेशा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सन के कारण से वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और यदि उनको ये मौका मिलेगा, अपनी भाषा से प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक पढ़ेंगे, तो कम से कम मैट्रिक तक, जैसे बंगाल के लोग बांग्ला में पढ़ते हैं, उड़ीसा के लोग उड़िया में पढ़ते हैं, उसके बाद अंग्रेजी भी सीखते हैं, तो हमारे बच्चों को भी अपनी भाषा में पढ़ने का मौका मिलेगा, तो एक बड़ा चमत्कार आ सकता है। जब हम शिक्षित ही नहीं होंगे तो विकास के रास्ते में आगे बढ़ेंगे कैसे? बाकी लोगों को आपने मौका दे दिया, पूरे भारत के लोग यदि केवल हिंदी ही पढ़ते तो भी हम मान लेते,
आपने बाकी लोगों के लिए उड़िया, बंगला, हिंदी, तमिल, तेलुगु. No, I am saying कि you have given recognition to all the regional languages. Then what wrong we have done? भारत में आधी शताब्दी के तक भी आजाद भारत में हमारी एक भी भाषा को मान्यता नहीं मिली. तो मेरा मांग है भारत सरकार से, इस पार्लियामेंट से, कि संताली भाषा को भी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए. इसी के साथ साथ हो भाषा, मुंडा भाषा और कुड़ुक भाषा, ये भी बाकी आदिवासी भाषाएं हैं, इन पर भी विचार होना चाहिए. दूसरा मुद्दा है हमारे धर्म का. जैसे मान साहब ने सिख रिलीजन के बारे में कहा, हम आदिवासी प्रकृति के पूजक हैं. 2001 साल की जनगणना में हमने रजिस्ट्रार जनरल से भी मुलाकात की, झारखंड के मुख्यमंत्री को भी लिखा, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी मैंने ये बात छोटी रूप में उठाई कि भाई जब बौद्ध और जैन धर्म के लोग, जिनकी आबादी बहुत थोड़ी है, उनको भी धार्मिक मान्यता दी गई है, तो हमें ये क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि ना हम हिंदू हैं ना क्रिश्चियन हैं, हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं और आदिवासियों की एक बड़ी विशिष्ट पूजा पद्धति है, धार्मिक पद्धति है, संस्कार है, सब चीज है. लेकिन इस पर भी जबकि संविधान में आर्टिकल 25(1) के तहत एक मौलिक अधिकार है कि हर एक भारत के नागरिक को अपनी धार्मिक पद्धति बचाने और बढ़ाने का हक है, लेकिन ये हक मुझे लगता है भारत के संविधान और देश ने हमको नहीं दिया है. तो ये भी हमें मिलनी चाहिए. और तीसरी बात अंतिम है शेड्यूलिंग का मामला. आसाम की चाय बागान में 200 साल पहले से झारखंड के संतान मुंडा हो, उरांव वहां ले जाए गए अंग्रेजों के द्वारा. क्योंकि ये लोग झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ लड़ते रहे, तो अंग्रेजों ने सोचा स्ट्रैटेजिक प्लान के तहत कि इनको आसाम में चलो, चाय की खेती कराएंगे, कुछ खाना खिलाएंगे और इस प्रकार से यहाँ उनकी लड़ने की क्षमता को घटाया जाए. यही था उनका मकसद. और इसी प्रकार भारत देश से अंग्रेजों ने हमारे भारतीयों को, किसी को मॉरिशस ले गया, किसी को फिजी ले गया, किसी को त्रिनिदाद ले गया. लेकिन दुर्भाग्य यहाँ ये है कि 200 साल हो गया, लेकिन आज तक इन आदिवासियों को, जिनकी आबादी चाय बागान और विभिन्न जिलों में लगभग 50 लाख है, उनको आज तक ना आदिवासी का दर्जा दिया गया, ना उन्हें आसामीज का दर्जा मिला. वो बेचारे अब Now, Mr. Murmu, I have to now put a full stop now. No. There is you are taking undue advantage of my liberty. इथनिक वायलेंस में अभी लाखों लोग रिलीफ कैंप में हैं, जबकि ऐसे ही लोग 1 minute. सर आई एम कंक्लूडिंग सर. Yes, conclude then. ऐसे ही लोग फिजी या मॉरिशस में न केवल उस देश के नागरिक बने, वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दर्जे को भी प्राप्त कर रहे हैं. लेकिन हमारे लोग जो यहाँ से वहां ले जाए गए, 200 साल से देश की इकोनॉमी को सहयोग कर रहे हैं, उनको आज तक आदिवासी का दर्जा नहीं मिला. बेचारे बड़ी कठिन परिस्थितियों में है. केंद्र सरकार से और इस पार्लियामेंट से मेरा आग्रह है कि उनको अविलंब आदिवासी सूची में शामिल किया जाए. धन्यवाद. Now, Shri Prakash Ambedkar. Mr. I.D. Swami. डिप्टी पीएम कर लिया. The Honorable Minister is here, so Mr. Advani ji. Yes. Mr. Speaker, sir.